ओके, सो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेनर बॉडीज के लिए होती है, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू मोमेंट ऑफ इनर्शियाज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द एक्सिस। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अदर टू एक्सिस विच आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द एक्सिस, इन दोनों का सम इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हम इसमें यूज कर सकते हैं। आइडिया लगा? नहीं लगा? तो अगर सपोज ये एक डिस्क है, किसी ने हमसे पूछा इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ दिस डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क। ठीक है ना, तो अब डायमीटर ऑफ द डिस्क कहाँ लाई करता है? ये तो इन द प्लेन लाई करता है। तो कैन वी से, लेट वी जस्ट कॉल इट एक्स एक्सिस, एक इसका परपेंडिकुलर एक और डायमीटर ड्रॉ कर दें, उसको हम बोलते थे वाई एक्सिस, और एक हम इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नाउ इट इज जेड एक्सिस, है ना। अब ये अगर एक डिस्क है तो हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किया था वो कौन सा वाला था? वो इन तीन एक्सिस एक्स वाई जेड में से कौन सा वाला था जो हमने याद किया है? याद भी तो किया था, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, वो कौन सा वाला है इसमें से? कौन सा वाला है? जेड वाला, है ना, क्योंकि हमने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर उसमें अंदर याद किए थे। तो जेड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ठीक है ना। जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ये तो हमने याद कर रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, ठीक है ना। लेकिन हमें जो निकालना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, हमें निकालना है एक्स के अबाउट इस बार। तो कैन वी से वी कैन मेक यूज ऑफ दिस थ्योरम, एक्स और वाई ये दो प्लेन में लाई करने वाले एक्सिस हैं और जेड इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पे आई जेड की वैल्यू हमें पता है एम आर स्क्वायर बाय 2 होती है, कह दें। फिर यहाँ पर क्योंकि ये डिस्क है, डिस्क के बड़ी सिमेट्रिक बॉडी होती है, तो तुम्हें क्या लगता है एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क पड़ना चाहिए? कोई डिफरेंस होना चाहिए एक्स और वाई में? क्योंकि डिस्क एक सिमेट्रिक बॉडी है, ठीक है ना। तो एक सिमेट्रिक बॉडी के अंदर एक्स और वाई का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ऐसे ले लो ऐसे ले लो, अगर ये सर्कल है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, एक ही बात होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब हम वी कैन इजीली से कि आई एक्स और आई वाई तो इक्वल होने चाहिए इसमें, तो ट्वाइस ऑफ आई एक्स कहते हैं इसे, आई एक्स प्लस आई वाई को, और इससे मतलब आई एक्स हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4, आ गया बस, डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 4, है ना, क्योंकि डायमीटर ही तो एक्स, यही तो निकालना था, जबकि पता हमें जेड एक्सिस था इस बार, जिसको हम कह सकते हैं कि हमें ये ऑलरेडी पता था, क्योंकि ये चीज़ हम याद करते हैं, आई जेड इज एम आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन आई एक्स क्या हो गया? आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड के रूल से आई एक्स हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। कोई दिक्कत? हाँ जी बोलो। तो इसका यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, ठीक है, ये थोड़ी सी रेक्टेंगुलर है, मान लो थोड़ी देर के लिए स्क्वायर है ये, तो इसकी साइड ए है, ठीक है ना। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के डायगोनल के अबाउट निकालना है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायगोनल ये कैलकुलेट करना है। ये एक स्क्वायर प्लेट है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायगोनल के अबाउट, मतलब ऐसे घुमाना है मैंने इसे डायगोनल, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं? बताओ क्या कर सकते हो?
तो सबसे पहले हम कहेंगे क्या यहाँ पर कोई एक एक्सिस ऐसा है जो मुझे पता है पहले से? पता है कोई? कौन सा वाला पता है? क्या हमें इसके सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? ये तो हमने याद किया था, रेक्टेंगल का किया था। रेक्टेंगल में इक्वल टू बी कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल के लिए ये क्या हो गया? अंडू करूँ? रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जहाँ ए और बी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है। ये होता है, ये तुम याद करते हो। जब तक ये नहीं याद करोगे तब तक तो फिर तुम ब्लैंक ही नजर आओगे। जब तक बेसिक्स तो पता होने चाहिए ना सबसे पहले। ठीक है जी, ये होता है। तो क्या मैं इसको बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ही कर दूँ, क्योंकि ए और बी तो इक्वल है इसमें। तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसको हम सेंट्रल एक्सिस कह देते हैं एज सच। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ma²/6, यानी ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है ma²/6, लेकिन मुझे निकालना ये वाला है ना। तो क्या हम ये स्क्वायर प्लेट है, इसके दो डायगोनल ड्रॉ कर दें ऐसे करके? स्क्वायर के डायगोनल्स की खास बात क्या होती है कि स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करते हैं, यानी इसका ये डायगोनल और इसका ये डायगोनल ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये तो एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक वाई एक्सिस हो जाएगा, तीसरा जेड एक्सिस हो जाएगा, तीनों परपेंडिकुलर है फिर तो। इसलिए तो स्क्वायर प्लेट लिया ताकि इजी रहे थोड़ा सा। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही बात? तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं सारे, तो सेम रूल लग जाएगा। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, जहाँ आई जेड हमें पता है ma²/6 है। आई एक्स और आई वाई व्हाट डू यू थिंक इक्वल होने चाहिए? सिमेट्री है, ये एक्सिस और वो एक्सिस, तो इसको ट्वाइस ऑफ आई एक्स कह दें। आई एक्स इज इक्वल टू ma²/12। ये आ गया, ठीक है ना। कौन सा वाला? ये नहीं समझ में आया? आई जेड क्या है? ma²/6 आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक्स और वाई तो इक्वल है। तुम्हारा व्यू ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं हो रहा इससे? a² प्लस a², ये मैंने स्क्वायर के लिए कर दिया ना। रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए a² प्लस b² होता है। हमने जो याद किया था वो रेक्टेंगल के लिए किया था, बट स्क्वायर होगा तो a और b इक्वल हो जाएंगे, यही तो है। अरे थोड़ी बहुत तो कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है यार। देखते प्लेटफॉर्म इतनी आवाज़ क्यों कर रहा है आज? हाँ, ये आई एक्स इक्वल टू आई वाई वाली बात एक सिमेट्री में ही हो सकती है, हर जगह थोड़ी होता है आई एक्स और आई वाई इक्वल। रेक्टेंगल में इक्वल नहीं होंगे, मतलब रेक्टेंगल में आई एक्स और आई वाई इक्वल होंगे, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर एक अलग दिक्कत आएगी, हमें रेक्टेंगल का करना नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। रेक्टेंगल के अंदर दिक्कत पता है क्या आएगी कि रेक्टेंगल के जो दो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होते, स्क्वायर के अंदर परपेंडिकुलर होते हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी है तीनों एक्सिस, तो स्क्वायर पर तो लग जाएंगे, दे आर परपेंडिकुलर, तीसरा ऐसे परपेंडिकुलर। लेकिन रेक्टेंगल में तो डायगोनली परपेंडिकुलर नहीं होते, तो वहाँ वैसे आई एक्स और आई वाई इक्वल होंगे उसमें भी, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकता उसमें डायरेक्ट। चले आगे। ये एक डिस्क है, ठीक है जी। हमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, कौन सा पता होता है? हमें ये वाला एक्सिस पता होता है। मैं बार बार तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि ये वाला पता होता है, तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। वो कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट। ये एक टेंजेंट है जो इन द प्लेन होती, टेंजेंट तो ऐसे होती है ना, सर्कल है तो सर्कल के प्लेन में ही होती है टेंजेंट। इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोई सजेशन? क्वेश्चन समझ में आ गया?
टेंजेंट सी डी, मतलब प्लेन में दिखाऊं तो टेंजेंट ऐसे होती है ना, ये टेंजेंट है, लेकिन मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का पता है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। हमें तो ये पता है ना, पैरेलल लगाएं तो पैरेलल से ये निकलेगा, लेकिन मुझे ये थोड़ी निकालना है, पैरेलल से तो ये वाला एक्सिस निकलेगा ना इसके पैरेलल, वो तो परपेंडिकुलर भी है और उस पॉइंट से भी पास नहीं कर रहा, दिक्कत ये है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डायमीटर के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। ये क्या हुआ, सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के इस जगह पे तुम इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और अब इस डायमीटर के पैरेलल है ये टेंजेंट, यहाँ इन दोनों का लग सकता है पैरेलल एक्सिस, क्योंकि डायमीटर एनीवे सेंटर से पास करता है, तो पैरेलल एक्सिस के लिए सेंट्रल एक्सिस होना जरूरी होता है ना, तो सेंटर से पास करे, तो डायमीटर भी सेंटर से पास करता है, लग सकता है पैरेलल एक्सिस। पहले लगेगा परपेंडिकुलर, फर्स्ट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ये इसकी टेक्निक है, मतलब मैं टेक्निक लिख रहा हूँ, पहले डायमीटर के अबाउट फाइंड करो, देन यूज पैरेलल एक्सिस। 2 स्टेप्स में होगा ये, स्टेप नंबर ए, स्टेप नंबर बी, ठीक है ना, मैंने स्टेप्स लिखे हैं, सॉल्यूशन नहीं लिखा अभी। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर फाइंड करो, क्योंकि जो एक्सिस तुम्हें चाहिए वो एक्चुअली डायमीटर के पैरेलल है, गिवन एक्सिस के पैरेलल या नॉन एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो डायमीटर कैसे निकलेगा, जो भी थोड़ी देर पहले तो निकाला था डायमीटर हमने पिछले क्वेश्चन में, आई एक्स प्लस आई वाई, डायमीटर तो आई एक्स प्लस आई वाई से निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई एक्स, वही चीज़ बिल्कुल सेम। जल्दी बताओ, आंसर बताओ क्या आएगा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, तो डायमीटर के लिए आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड हमें पता होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई एक्स, क्योंकि आई एक्स और आई वाई इक्वल है। यहाँ मैं फिलहाल सेंटर पे ही लगा रहा हूँ ये बात कि आई एक्स और आई वाई इक्वल है, ठीक है। इससे मेरा आई एक्स आ गया या आई वाई आ गया, जो भी ले लो, फिलहाल मैं इसको आई वाई कर रहा हूँ ना, इसके पैरेलल है ये, तो आई वाई आ गया एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ये 2 नीचे आके, और नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी के लिए पैरेलल एक्सिस आई वाई प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस तो एनीवेज आ रहा है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस तो आ रही है ना, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। यानी मैंने पहले परपेंडिकुलर लगाया फिर पैरेलल लगाया एक ही क्वेश्चन में। एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, पता लगा। तो इसलिए मैंने स्टेप्स लिख दिए ताकि तुम्हें बाद में ध्यान रहे कि हमने किया क्या एग्जैक्टली, 2 स्टेप्स में किया। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर एंड देन यूज पैरेलल एक्सिस आफ्टर दैट, ठीक है। चलें आगे, ऐड करना, ओके। अगर हमारे पास एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन बॉडी आ जाए, ये एक स्फेयर है, स्फेयर वर्ड जब यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको सॉलिड स्फेयर ही मानते हैं। हॉलो स्फेयर के लिए या तो वो हॉलो स्फेयर बोलता है या फिर शेल बोलता है वर्ड, ठीक है ना। तो स्फेयर सॉलिड स्फेयर है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद करना होता है। मैं फिलहाल तुम्हें बता देता हूँ, सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऐसे में 2/5 mr²। एक स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस 2/5 mr² होता है। वो कह रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर से बताओ। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, अब तो बता दो कितना आना चाहिए। इतनी देर
मतलब तुम्हें डायरेक्ट आंसर देने चाहिए ऐसे तो अब तक तो। ये दे रखा है, ये निकालना है, कौन सी एक्स थ्योरम यूज़ करोगे? कर लो ना फिर पैरेलल, करो ना जल्दी से। उसका मैंने बता दिया तुम्हें, बचा क्या अब? ज़्यादा से ज़्यादा यही था ना तुम्हें, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता सेंट्रल का, वही बता दिया तुम्हें। अब बचा क्या है करने को? आयुष जल्दी बता। सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस आर ही नहीं हो गया तो बहुत मुश्किल काम होता है ये। तुम इतनी देर कैसे लगा देते हो? तो तुम्हें डायरेक्ट बता देना चाहिए अब तक कि 2/5 एम आर स्क्वायर में एम आर स्क्वायर ऐड करना है, खत्म बात है कि नहीं? ठीक है, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 एम आर स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आता फिर वो याद कर लो भाई, क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बाद मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ये कह रहा है दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, दोनों के मास m है, दोनों की रेडियस r है, और वो कह रहा है इनकी एक कॉमन टेंजेंट है सी जी। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। एक कॉमन टेंजेंट सी जी दोनों के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए सी जी के अबाउट? टेंजेंट ये वाला होना चाहिए, टेंजेंट तो हो गया। तो इस वाले का हो गया 7/5 एम आर स्क्वायर। मैं ये वाला स्टेप शो नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है ना? तुम कर भी सकते हो ये वाला स्टेप शो, वरना ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट भी ले सकते हो कि टेंजेंट के अबाउट 7/5 होता है ना? कॉमन सेंस, क्योंकि करते करते याद भी हो जाती हैं चीज़ें। तो 7/5 एम आर स्क्वायर इसका हो गया। इस स्फीयर के लिए भी टेंजेंट है, तो इसका कितना हो गया? इसका भी 7/5 एम आर स्क्वायर हो गया। और क्योंकि दिस ओवरऑल दिस बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज देयर सम। अलग अलग निकालो और ऐड करो, बस खत्म बात। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है, ये मतलब था। आगे बात समझे? तो इसका आंसर आ गया 14/5 एम आर स्क्वायर। तो जब इस तरह का केस आ जाता है, डिफिकल्टी केस ले लूँ या छोड़ूँ? वैसे तो इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन चलो छोड़ो यार, तुम्हारी शक्लें अभी ब्लैंक नज़र आ रही हैं मुझे। नहीं, मैं कह रहा हूँ डिफिकल्ट सा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लूँ बेटे। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, चिपका दी है फेविकोल लगा के, है ना? दो प्लास्टिक की बॉल्स चिपका दी। अब वो कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी क्या हो गया? लाइन लग गई है, शेप राइट करना है ना इसे। सी जी मास है ना, रेडियस आर दोनों के, तो क्या करोगे? वेरी गुड। इस स्फीयर के लिए तो डायरेक्ट टेंजेंट है, और हमें पता है स्फीयर की टेंजेंट का हो जाता है 7/5 एम आर स्क्वायर। तो इस स्फीयर के लिए तो ये सिंपल 7/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। इस स्फीयर के लिए क्या होगा? 2/5 एम आर स्क्वायर, बस 2/5 एम आर स्क्वायर ले लूँ प्लस एम आर स्क्वायर। सोच के देख, सोच के देखो इसके लिए क्या लें? लगना पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही है, तो सोचो, बता दूं या अभी सोच रहे हो? जब भी सोच रहे हो, देखो इसके सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर एज यूजुअल, लेकिन पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है इस बार? एक्चुअल एक्सिस तो ये है ना, तो इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। क्या है डिस्टेंस? r प्लस r प्लस r, 3r नहीं है डिस्टेंस, इसका तो डायमीटर ही हो गया, r प्लस r 2r प्लस एक r ही है। तो अब की बार इसमें ऐड होना चाहिए m इंटू 3r स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस, बात सुन रही? यानी पैरेलल एक्सिस बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके। तो जो भी आएगा, अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में, यानी टोटल आंसर आया 7/5 एम आर स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस 9 एम आर स्क्वायर। टोटल आंसर ये आया ना दूसरे वाले का, क्योंकि ये है इन दोनों का सब, ये 9 हो गया ना, 3 स्क्वायर।
जो भी आएगा अब सॉल्व तो हो ही जाएगा आगे भी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट थ्योरम्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ जो भी आया 47/5, जो भी आ गया। चलें आगे। 1 मिनट यार, 5 इसका एलसीएम आ गया, 5 9 5 45, 45 + 2 47 + 7 भी तो होएगा। इसने खाली तो नहीं दोनों ऐड करें हैं, 7 वो वाला भी तो होगा। हाँ 47 + 7 54 है ना। ठीक है, चलिए आगे। रेडियस ऑफ जायरेशन एक चीज़ होती है इसमें, थोड़ी अजीब सी होती है। पहले जिसने क्लास कभी ऑनलाइन की थी उसको लिखा हुआ है रेडियस जायरेशन, वो डिक्टेट कर दे सबको, लिख लो भी सब, रेडियस जायरेशन लिखो। मैं बोल रहा हूँ रेडियस ऑफ जायरेशन हम बात कर रहे हैं। थोड़ा नाम अजीब सा है इसका, नाम भी अजीब है, इसकी डेफिनेशन भी अजीब होती है, लेकिन अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल होता है। अप्लाई करते टाइम में कुछ भी नहीं करना होता हमने। रेडियस ऑफ जायरेशन को मोस्टली के से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल के जनरली। तो इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is the perpendicular distance of a point it is the perpendicular distance of a point from the axis of rotation it is the perpendicular distance of a point from the axis of rotation where if the entire mass of the body is supposed to be concentrated then the body will have same moment of inertia, as it has with the actual distribution of mass, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। अब रेडियस जायरेशन को पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है कुछ? तो इसको पढ़ के हमें एक बार ऐसा लगता है शायद ये कहीं सेंटर ऑफ मास की बात तो नहीं कर रहा, वेयर द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन याद रखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? द पॉइंट वेयर मास ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास एक रियल कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पे मास एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट होता है, जबकि यहां ये कह रहा है मास ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो क्या ये जरूरी है सेंटर ऑफ मास ही हो? हम कहेंगे नहीं, ये एक सपोज्ड सेंटर ऑफ मास है, ये एक्चुअल सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हमें अज्यूम करना है कि मास यहाँ कॉन्सेंट्रेट है, एक्चुअली है या नहीं है हम बात नहीं कर रहे उस बारे में, है ना। जबकि सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट हो रहा है मास वहाँ पर। समझ में आ गया? तो ये क्या कहता है, मान लो सपोज ये एक बॉडी है, मैं एग्जांपल के लिए एक स्फीयर ले लेता हूँ, चलो कोई भी चीज़, ठीक है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² होता है। याद कर लिया हमने। ये 2/5 mr² आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? तो हम कहेंगे कि हमें नहीं डेराइव करना, ये डेरिवेशन होता है फिर कहाँ से आया वाला, तो ठीक है ना, हमें डेराइव नहीं करना। लेकिन जिसने भी ये डेराइव करके हमें दिया है उसने एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया होगा। मान के चलें जिसने भी किया होगा उसने एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के हिसाब से तो कैलकुलेट किया होगा और हमें बताया होगा ना, बता दिया बस डायरेक्ट उसने। हमारा काम ये है कि हमें वो कैलकुलेशन नहीं करनी। बट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आया?
इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेटेड आफ्टर कंसीडरिंग द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बात समझ आ गई? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 m/2। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर इसमें मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करनी है, इसी कॉन्सेप्ट में रेडियस जायरेशन इंट्रोड्यूस करना है, वो कह रहा है तुम किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पे कह दो इस बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी स्फीयर जिसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m/2 था, अब वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। भाई सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है तुम पूरी बॉडी को एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर दो, है ना? तो यहाँ भी हमने सारा मास एक पॉइंट में मान लिया। तो अब मेरी बॉडी क्या है? मेरी बॉडी एक पॉइंट साइज बॉडी है इस टाइम। अज्यूम करने के बाद नाउ इट इज अ पॉइंट साइज बॉडी, और किसी भी पॉइंट साइज बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर mr²। ठीक है ना? किसी भी पॉइंट साइज बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। याद है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1² m2r2² एंड सो ऑन। तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस अगर मैं बोल दूं के, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाना चाहिए? mk²। यानी इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mk², इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं पूरी बॉडी को एक पॉइंट साइज मान लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है फिर। यानी कि अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। ये k है रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी बॉडी को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होना चाहिए जितना एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। यानी अब मैं क्या बोलूंगा कि एक पॉइंट पे कंसेंट्रेट करके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mk², जबकि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/5 m/2। डेफिनेशन कह रही है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होना चाहिए जितना एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं? मास भी यहाँ सेम ही रहेगा दोनों बॉडीज, मतलब ये दोनों साइड m से m कट जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी √2/5r। स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है? अब मुझे पता है तुम्हारी समझ में अभी भी कुछ नहीं आया होगा ज़्यादा, तो तुम्हें करना क्या है? हम कहेंगे नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन में क्या होता है वो तुमसे कहेगा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम कहेंगे कर देंगे, है ना? या तो मुझे डायरेक्ट पता होगा या तो मुझे पैरेलल परपेंडिकुलर लगा के कुछ निकालना होगा। थोड़ा बहुत समझ में आई है सबको कैसे निकालना है? ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल लेंगे और सिर्फ उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² से इक्वेट कर देंगे। अगर वो कह रहे हैं ना फाइंड रेडियस ऑफ जायरेशन, तुम्हें कुछ नहीं करना, तो उन्हें उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² से इक्वेट करना है, m से m काटना है और k की वैल्यू बता देनी है, बस। ये रेडियस ऑफ जायरेशन होती है। यानी एक्चुअल वर्किंग अगर देखें तो हमें क्या करना है, हमारा काम तो फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाला ही रहा ना, कि उसमें हमें पैरेलल लगानी पड़ेगी, परपेंडिकुलर लगानी, जो भी करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद सिर्फ mk² से इक्वेट कर देना है, m से m काट देना है और k की वैल्यू निकाल के दिखा देनी है, ये ले लो रेडियस ऑफ जायरेशन, खत्म बात। ठीक है? तो एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने में कुछ नहीं करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के mk² से इक्वेट। ठीक है? डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, समझ में आना थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। ठीक है? तो रेडियस ऑफ जायरेशन में कुछ नहीं करना है। और जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, किसका निकाला था हमने? रॉड है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अलोंग ml²/12 होता है। कोई मुझसे पूछे इसका रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको mk² से इक्वेट करके k निकाल दूंगा। m भी सेम, ये मैं बार बार कैपिटल स्मॉल का चक्कर पड़ जाता है। m भी सेम है, k की वैल्यू आ गई L/√12, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है? उसने मुझसे बोला इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ, तो मैं इस एक्सिस के लिए पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँ और जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mk² से इक्वेट करके दिखा देंगे। आया समझ में? आया? तो मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन में काम सिर्फ इतना करना होता है हमें। किसी किसी के स्कूल में डेरिवेशन भी आ सकता है रेडियस ऑफ जायरेशन का, वो भी बड़ा टुच्चा सा होता है, कुछ नहीं करना होता। चलूँ डेरिवेशन पे चेंज कर दूँ?
ओके, रेडियस डायरेक्शन का अगर हमें मान लो सपोज वो करना है डेरिवेशन, तुम कहेंगे रेडियस डायरेक्शन डेरिवेशन कर रहे हैं हम। कंसीडर अ रिजिड बॉडी, लाइन लिख लो ये, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, ये इसका गिवन एक्सिस है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, बस पार्टिकल्स के मास m ले लेने हैं, m1 m2 ना लेके सबके मास m ले लेने हैं। डिस्टेंसेस इनके r1 r2 r3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कंसीडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ ऑल आइडेंटिकल पार्टिकल्स m। तो बाय डेफिनेशन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाना चाहिए m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, वेयर m इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल, ये स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल। मान लो कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ दिस बॉडी, कैपिटल M टोटल मास है, एंड इफ k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, जो हम लेते ही हैं, k अगर रेडियस ऑफ जायरेशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का m² भी हो जाना चाहिए। रेडियस ऑफ जायरेशन के हिसाब से एक पॉइंट पे ले लेते हैं ना टोटल मास को। हाँ हाँ, R1 R2 R3 R4 Rn, बहुत सारे पार्टिकल है ना। तो बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर वगैरह सबका सम होता है। बॉडी का टोटल मास अगर कैपिटल M है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट मास मान के कर लिया जाए तो m² हो जाना चाहिए। एक्चुअली रेडियस ऑफ जायरेशन का फायदा यही होता है कि हर चीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होते हैं, बट रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में सबको m² कहा जा सकता है। m² इज द कॉमन, जहाँ पे k की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी सबकी। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो m² भी होना चाहिए। जहाँ पे m को n इंटू m कर दूँ, जहाँ n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, भाई यहाँ पे ये जो है टोटल मास है बॉडी का, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास है। तो अगर पार्टिकल पूरी बॉडी n पार्टिकल्स की बनी है तो टोटल मास तो n इंटू m नहीं हो जाना चाहिए बॉडी का। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा क्या? और बाय डेफिनेशन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर nm² इज इक्वल टू m इंटू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर। ये वाले m से m कट जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी, ये n नीचे आ जाएगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स और पूरे का स्क्वायर रूट। ये रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए डेरिवेशन होता है। काम कुछ नहीं आता, काम हमारे वही वाली बात आनी होती है कि जो भी तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है उसको m² से इक्वेट करो। ये डेरिवेशन कुछ स्कूलों में पूछ लिया जाता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन का डेरिवेशन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक काम को अब हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं एज ए टॉपिक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस यूज़ होएगा आगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखा है अभी तक, अब इसके बाद हम यूज़ ही करेंगे इसको डिफरेंट चीज़ों में। अब आगे जो हमारे इसमें टॉपिक्स आते हैं, एक तो आएगा इसमें टॉपिक टॉर्क का और एक इसमें टॉपिक आएगा एंगुलर मोमेंटम का। मेनली ये दो टॉपिक होते हैं, जिसमें टॉर्क एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कर ही दूँ स्टार्ट? टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? 12:30 तक क्लास हो है ना कम से कम। हाँ, तो कर ही लेते हैं थोड़ा सा स्टार्ट। टॉर्क स्टार्ट कर रहे हैं। टॉर्क डिटेल में जाएं तो एक अच्छा खासा
कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो सकता है, लेकिन बेसिक चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं। हम थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे, थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। तो टॉर्क होता क्या है? टॉर्क नाम तो सुना हुआ है सबने। टॉर्क sometimes it is also referred as movement of force. एक्चुअली मूवमेंट वर्ड रोटेशन में रिलेट हो जाता है, जैसे इनर्शिया का कॉरस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे ही फोर्स के लिए मूवमेंट ऑफ फोर्स, और इसी को टॉर्क भी बोलते हैं। तो द फोर्स विच क्रिएट्स अ रोटेशनल इफेक्ट, है ना, अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ रोटेशनल इफेक्ट, या रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, उसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है जी। बाय डेफिनेशन टॉर्क, ये सिंबल को क्या बोलते हैं? टॉर्क का सिंबल क्या होता है? क्या बोलते हैं सिंबल को? अबे सिंबल को क्या बोलते हैं? ये सिंबल क्या होता है? टॉर्क के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, आगे चल के 12th में और भी चीज़ों में यूज़ करोगे, जैसे अल्फा बीटा गामा नाम होते हैं ना सिंबल के, ऐसे सिंबल का नाम क्या होता है? क्या लिखा है मैंने? ताऊ, ताऊ लिखा है। ताऊ नहीं, हरियाणा में लोग ताऊ बोल देते हैं इसको, वैसे इसका टाओ बोलते हैं, टाओ। टॉर्क का सिंबल इज कॉल्ड टाओ। टी लिखा हुआ है ये, बट टी को थोड़ा सा कर्व करके ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल होता है टॉर्क का, टॉर्क को इसी सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्टली एज ए स्टैंडर्ड। तो बाय डेफिनेशन टॉर्क जो होती है, ये होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी ये वर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब रोटेट करती है तो हमें उसका एक्सिस देखना आना चाहिए। एक्सिस मेक्स मतलब प्लेज अ मेजर रोल इन दीज थिंग्स, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो टॉर्क होती है, ये बाय डेफिनेशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूँ, शेप ले लेता हूँ लो मैं, स्ट्रेट लाइन, एक और स्ट्रेट लाइन लेके, ये लो, ये हमारी कोई रॉड जैसी कोई भी चीज़ है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम इसको रोटेट कर रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसे एक्सिस ऐसे है, एक्सिस एक लाइन होती है, याद रखना। एक्सिस एक पॉइंट नहीं होता, एक्सिस एक लाइन होती है, ठीक है ना। वो तो बॉडी के एक पॉइंट से पास करती है, वो एक अलग बात है ना, बट अदरवाइज एक्सिस एक लाइन होती है। तो फिलहाल ये बॉडी ऐसे है, बॉडी ऐसे है, एक्सिस ऐसे है, यानी मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। हरी बात समझे? एक्सिस ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो ये है स्टोरी, एक्सिस मेरी दोनों फिंगर से पास करके ऐसे जा रहा है, कमिंग टूवर्ड्स यू, है ना, और ये बॉडी है, मुझे इसको रोटेट करना है। ये मैंने फोर्स लगाई, येलो रोटेट हो गया या नहीं रोटेट? पता लग रहा है? ये मैंने फोर्स लगाई और ये रोटेट हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसके इस एंड पे मान लो कुछ फोर्स लगा रहे हैं ऐसे करके, फिलहाल जस्ट समझाने के लिए मैंने थोड़ा इंक्लाइंड लगा दिया फोर्स, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसे बोलेंगे वो पॉइंट जहां से एक्सिस पास कर रहा है। तो एक्सिस से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक के डिस्टेंस को अगर मैं आर से मार्क कर देता हूं, आ रही अगर, तो बाय डेफिनेशन टॉर्क होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये इंक्लाइन है ना, थोड़ी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको बढ़ा के
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे देखते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, हालांकि मैं इसका तुम्हें इजी तरीका ही बताऊंगा, देखना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, हालांकि इतना भी नहीं होता। अब देखो आर वेक्टर, इसमें ना छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। छोटी छोटी बातें कौन सी? आर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ली जाती है। आर वेक्टर हमेशा एक्सिस से, एक्सिस यहां से पास हो रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ आर वेक्टर लिया जाता है। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे लूंगा, यार है ना, तो आर वेक्टर को ऐसे ले लेंगे। तो फोर्स और आर वेक्टर में मान लो एंगल बन रहा है, जो भी बन रहा है थीटा अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। और थीटा के सामने वाली चीज को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा। ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो कैन वी से परपेंडिकुलर इज सिंपली इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर को, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा, थीटा अल्फा जो भी एंगल यूज कर रहे हो, आर साइन अल्फा, ठीक है। तो इस हिसाब से टॉर्क क्या होनी चाहिए? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन अल्फा है। तो यानी टॉर्क का एक्सप्रेशन मेरे पास आना चाहिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर साइन अल्फा, और इसको हम बोल देंगे आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब साइन थीटा आ जाए तो याद है सबको, ए क्रॉस बी होता है, ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो टॉर्क इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आर क्रॉस एफ। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्चुअली हम कैसे अप्लाई करेंगे अभी देखेंगे। एक्चुअल अप्लाई करना हम थोड़ा और, मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, ठीक है ना। बट कॉन्सेप्ट ये है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड फोर्स। इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टॉर्क की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन भी होता है। डायमेंशन इसकी वर्क डन से मैच करती हैं, बट कॉन्सेप्ट नहीं है ये वर्क डन। वर्क डन एक अलग चीज़ होती है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द वेक्टर, याद है ना ये बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क। तो इसका मतलब टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? एक फॉर्मूला आ गया आर क्रॉस एफ। एक ही फॉर्मूला है, बट इसको हम यूज किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। इस पूरी डिस्क्रिप्शन में मुश्किल काम क्या लगा? मैं तेरा नाम फिर भूल गया, ओ से क्या नाम था? ओकाशा। मुश्किल काम क्या लगा? है ना, समझ में नहीं आया, है ना। फिर मुश्किल काम क्या लगा? मुझे जो लगता है मुश्किल, तुम्हें क्या लगा? मुझे मुश्किल लगता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ये नहीं समझ में आता बहुत बार हमें कि परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ ही ना करना पड़े। एक्चुअल यूज़ में परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे। डेफिनेशन ये होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट एक्चुअल यूज़ करते टाइम हम थोड़ा इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉ ही ना करना पड़े। और कोई बात जो ना समझ में आई हो? फिलहाल समझ में क्या आया? टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो भी पर्टिकुलरली आर क्रॉस एफ, मीन्स इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। सबको पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में फर्क होता है। तो टॉर्क इज एसेंशियली अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पहले एक वैसे ले लेता हूँ, ये इस कॉन्सेप्ट पे फिर दोबारा आएंगे। अगर सपोज हमें आर वेक्टर दे रखा है i माइनस 3j प्लस के, और फोर्स का वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 5j माइनस 2k, फाइंड द टॉर्क। फाइंड टॉर्क, ये क्वेश्चन है। तो एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है। तो हम कहेंगे टॉर्क होती है आर क्रॉस एफ,
तो इसका मतलब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट और टू वेक्टर्स निकालना है। किस किस को याद है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कैसे करते हैं? करके देखा, वेरी गुड। या बता दे कैसे करते हैं? तो टॉप प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। सबको आता है वाला डिटर्मिनेंट मेथड IJK? आता है कि नहीं आता? अवकाशा नहीं आता? वेक्टर नहीं किया? नमन नहीं आता? किया ही नहीं कभी या अभी नहीं आता? फिलहाल किया हुआ है ना वैसे? मतलब अगर एक बार तुम्हें देखने को मिले तो देख कर लोगे ना अपने आप? आनी चाहिए चीज़ें। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को तुम हल्के में नहीं ले सकते। तो पहले आर हमेशा देखो, ये कहना आर क्रॉस एफ, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस मैटर करता है। पहले आर लिखा जाएगा फिर एफ लिखा जाएगा, इसे तुम एफ क्रॉस आर नहीं कर सकते। आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर में प्लस माइनस का फर्क पड़ जाता है। पहले आर लिखा जाएगा और IJK के नीचे इनके कोफिशिएंट लिखोगे 1 -3 1, फिर एफ के कोफिशिएंट लिखोगे 3 5 -2। और अब इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को ले लो आई, देख ले ध्यान से, ये लिया, इसकी रो इसका कॉलम हाइड कर दिया, तो बचा क्या? ये 4। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। पहले ऐसे माइनस ऐसे, सीक्वेंस भी याद रखना होता है, पहले ऐसे फिर ऐसे, उल्टा नहीं करना कि पहले ऐसे कर दिया फिर ऐसे, वो नहीं। तो पहले ऐसे 3 2 क्या आ गया 6, -3 और -2 6 हो गया ना, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 5। सो इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, ये तो हो गया पहले इसके लिए। फिर दूसरा एलिमेंट लिखा जाता है, याद रखना होता है दूसरा एलिमेंट माइनस में लिखा जाता है, जे को माइनस में लिखना होता है। कई चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं इसमें। जे को माइनस, अब की बार हम यही काम जे के लिए करेंगे कि जे की ये लाइन गई, ये गया, तो ये और ये सीक्वेंस वही रहेगा 1 × 2, ये -2 है ना? हाँ, तो 1 × 2 -2 इज -2, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3 × 1 -3, माइनस है ना इन दोनों का प्रोडक्ट, दिस माइनस दिस। तीसरा वाला के, वो फिर पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखना होता है। के के बाद ये 4 एलिमेंट बचे, 5 और माइनस ऑफ -9 +9 हो गया। माइनस मुझे भी करना था, -9 प्रोडक्ट भी है। 3 × 3 9 होता है, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आई ये -5 और -j + 5j, और ये आ गया 9 5 14 के। ये हमारा टॉक का एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन अगर उसने मैग्नीट्यूड पूछा है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा देंगे। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज टॉक का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा √ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये तो पता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 14 स्क्वायर, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 5 है, के का कोफिशिएंट 14 है। तो आई का कोफिशिएंट स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट स्क्वायर, के का कोफिशिएंट स्क्वायर, तो जो भी आएगा इतने न्यूटन मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा सॉल्व करके इसे। ठीक है ना? तो एज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगर हम करते हैं तो फिर वो ऐसे होता है। लेकिन ये इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। टॉक का कॉन्सेप्ट इससे बहुत ज़्यादा है, हमें टॉक अप्लाई करना आना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा कि टॉक का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। इसका मतलब टॉक किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है? हम कहेंगे फोर्स कितनी लगाई और हमारे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, R और F दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। तो फोर्स कितनी लगाई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। आ रही है बात समझ में? तो कभी तुम में से ऐसा हुआ है किसी ने कोई गाड़ी पंचर हुई है अपनी तो टायर खोलने की कोशिश की है या देखा है किसी को करते हुए? देखा है ना? तो क्या चीज़ होती है जिससे खोलते हैं? टायर खोलने के लिए क्या यूज़ करते हैं?
रॉड होती है ना, एक रॉड जैसी, इसके आगे वो उसमें फंसाने वाला सिस्टम होता है, उसमें फंस जाता है, फिर उस रॉड को दूसरे एंड से हम पुश करते हैं, कई बार उसके ऊपर खड़े भी होना पड़ता है खोलने के लिए, उसको टाइट बहुत होता है ना वो, है ना। वो एक रॉड जैसी चीज क्यों होती है वहां पर? क्योंकि तुम्हें स्क्रू को खोलने के लिए टॉर्क लगानी है, गोल घुमाना है, गोल घुमाना मतलब टॉर्क लगानी है ना। टॉर्क लगाने के लिए दो चीजें हैं, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो रॉड होती है ना, वो रॉड क्या करती है, तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देती है। सपोज मुझे इसको घुमाने के लिए 100 यूनिट टॉर्क लगानी है, ठीक है ना, एग्जांपल ले रहे हैं हम। सपोज हमें उस स्क्रू को अनस्क्रू करने के लिए 100 यूनिट टॉर्क की जरूरत है, ठीक है। तो अगर मैंने वो रॉड 20 यूनिट्स की रॉड यूज कर ली तो मेरी फोर्स जो है सिर्फ 5 न्यूटन रह जाएगी, है ना। अगर मैंने टॉर्क 20 यूनिट की यूज कर ली तो टॉर्क कितनी लगानी पड़ेगी, 5। यही अगर रॉड की लेंथ 10 कर दी जाए तो मुझे टॉर्क कितनी लगानी पड़ेगी, सेम टॉर्क, फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, सेम टॉर्क जनरेट करने के लिए 100। अगर मेरी लेंथ 10 है तो मुझे 10 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, रॉड को और छोटा कर देंगे तो मुझे फोर्स 20 न्यूटन लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब जितनी छोटी रॉड लोगे तुम्हारा एफर्ट उतना ही बढ़ जाएगा, इसलिए तो लॉन्ग रॉड होती है। जितनी लॉन्ग रॉड होगी ना, जितनी तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर फोर्स लगाओगे, कम फोर्स से तुम्हारा काम चल जाएगा, उतनी कम फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें टॉर्क जनरेट करनी है। बात समझ आ गई? इसलिए कोई भी इस तरह का घुमाने वाला, अनस्क्रू करने वाली जो चीज़ें होती है ना, सब में लॉन्ग रॉड होती है। स्क्रू ड्राइवर में भी होती है, ऐसा थोड़ी है जहाँ पे स्क्रू है वहीं से पकड़ के घुमा रहे होते हैं, या इतनी इतनी ही चीज़ें जिससे पकड़ के घुमा रहे हैं, होता है ना लॉन्ग। जितना बड़ा स्क्रू होगा उतनी बड़ा उसका स्क्रू ड्राइवर भी होगा। ऐसे ही ट्रक का टायर खोलने वाली रॉड काफ़ी लंबी होती है, गाड़ी वाली कंपैरेटिवली छोटी होती है ना। जो भी डोर होते हैं जो गोल खोलने वाले हैं तो स्लाइड वाला है, इसको छोड़ देते हैं। हैंडल हमेशा डोर के कॉर्नर पे क्यों रहता है भाई? मान लो यहाँ से इसको कहते हैं हिंज्ड, जहाँ पे हिंज्ड है, कनेक्टेड है यहाँ पे वॉल के साथ, है ना। तुम हैंडल बिल्कुल उसके पास क्यों नहीं लगा लेते, दूसरे एंड पे क्यों लगाते हो हमेशा? क्योंकि तुम्हें रोटेट करना है उसको, वो रोटेशन है, कहीं जा थोड़ी रहा है, वो रोटेशन है वो, है ना। रोटेशन के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो तुम आर को जितना ज़्यादा रखोगे ना, एफ उतना ही कम हो जाएगा सेम टॉर्क के लिए। करके देख लेना, तुम्हारे यहाँ जो भी डोर है उसको बिल्कुल सपोर्ट के साथ से खोलने की कोशिश करना, देखना कितना मुश्किल होता है खोलना उसको। और दूसरे एंड से बिल्कुल सिंपल है खोलना, जितना आर ज़्यादा है उतनी फोर्स कम है, ठीक है ना। तो इसलिए अनस्क्रू करने वाले सारे डिवाइसेस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सब में लॉन्ग रॉड होती है, लॉन्ग आर्म कहते हैं इसको। समझ में आ गई बात? टॉर्क वाली बेसिक बात समझ में आई, ठीक है। वापस चलें टॉर्क की डायग्राम के ऊपर, क्योंकि उसमें अभी बहुत कुछ है करने के लिए। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात थी। एक बार फिर हम इसी डायग्राम पे आ जाते हैं। तो बिफोर वी डू द अदर थिंग्स, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कंडीशंस ऑफ नो टॉर्क। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां पे टॉर्क नहीं लगती है, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में? ये मैंने इसको पकड़ रखा है, या मेरे को ना अपना पेन दे दो, ये गिर गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी। ये मैंने इसको पकड़ रखा है ना। अब अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचूँ तो क्या ये रोटेट होता है? तुम्हें लग रहा है टॉर्क है इसमें? क्या इस केस में टॉर्क है इन्वॉल्व? नहीं है ना। अभी देखेंगे, अब इन बातों को जस्ट वो करेंगे कि कब टॉर्क नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस केस में टॉर्क नहीं है, सबको पता लग रहा है? टॉर्क है टॉर्क है ना। ये मैं इसको फर्मली होल्ड कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, टॉर्क है? नहीं है, ये बस थोड़ा सा मेरे हैंड्स में सॉफ्टनेस की वजह से हल्का सा हिल रहा है, वरना ये घूमेगा नहीं। ये घूम नहीं रहा इस टाइम, हरी बात समझे, ऐसे घूम रहा है। यानी तुमने देखा एक पर्टिकुलर केस में टॉर्क है, गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए एक पर्टिकुलर केस है जिसमें टॉर्क है, बाकी ना ऐसे टॉर्क लग रही ना ऐसे टॉर्क लगती है ना। तो कब लगती है कब नहीं लगती है? अब बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या हम बात क्या करने वाले हैं यहाँ पर, नो टॉर्क, कि हमें कैसे पता चलता है कि कब टॉर्क होती है कब टॉर्क नहीं होती है। तो नो टॉर्क की पॉइंट नंबर 1, 2 ही पॉइंट्स हैं टॉर्क ना होने के। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इफ
फोर्स कट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करे ऑन एक्सटेंडिंग, अबे हो जा, ऑन एक्सटेंडिंग या अदरवाइज, तो ये कंडीशन ऑफ नो टॉर्क होती है। अगर फोर्स एक्सिस को कट करे, चाहे वो एक्सटेंड करने पड़े, ये जो चीज़ें होती है ना वेक्टर्स, वेक्टर लाइन होती है, लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हो तो, है ना। तो अगर फोर्स एक्सटेंड करने पे एक्सिस को कट करेगी तो कोई टॉर्क नहीं होगी, ये नो टॉर्क की कंडीशन है, ठीक है ना। अगर फोर्स एक्सिस को कट करेगी तो कोई टॉर्क नहीं होगी, ठीक है। जरा देखें वो वाला केस दोबारा, ये मैंने पकड़ रखा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक लाइन होती है एक्सिस हमेशा, तो मेरी दोनों फिंगर से पास होने वाली ये लाइन एक्सिस, ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो तेरी ज़्यादा लगा दी फोर्स भी, तो ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। तो अगर मैंने फोर्स लगाई तो क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि इस फोर्स को, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये इस लाइन पे फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं लग रहा अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो एक्सिस को कट करेगा। भाई ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ मैं इस टाइम, घूमेगा क्या ये ऐसे, ठीक है ना, नहीं, क्योंकि पीछे एक्सटेंड करने पे ये एक्सिस को कट करेगा। और अगर फोर्स एक्सटेंड करने पे एक्सिस को कट करेगी तो नो टॉर्क की कंडीशन है। बात समझ आई? फोर्स अगर एक्सिस को कट करेगी तो नो टॉर्क की कंडीशन है, ठीक है। यही अगर फोर्स में ऐसे लगाता, ये मैंने पकड़ रखा है ऐसे, ये नहीं घूमेगा, ये जो घूम रहा है सिर्फ मतलब वो प्रॉपर हिंज नहीं है इसलिए, अदरवाइज ये घूम नहीं रहा इस टाइम, ये भी नो टॉर्क की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इस फोर्स को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक्सिस को कट करेगा। एक्सिस भी एक लाइन है जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है, फोर्स भी एक लाइन है जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है, कहीं पे भी एक दूसरे को कट करेंगे ना तो टॉर्क नहीं होगी इस केस में। फर्स्ट वाला केस ये वाला था, फोर्स ये है एक्सटेंड करने पे एक्सिस को कट करेगी, क्या लिखा था आपने, नो टॉर्क की कंडीशन, इफ फोर्स कट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दैट इज द कंडीशन ऑफ नो टॉर्क। वो चाहे एक्सटेंड करने पे ही हो, मतलब एक्सटेंड करके भी कट नहीं करना चाहिए एक्सिस, अगर इसने एक्सिस को कट किया तो कोई टॉर्क नहीं है ना। तो इवन इस केस में भी एक्सटेंड करने पे, एक्सटेंड दोनों चीज़ें की जा सकती हैं, एक्सिस भी एक लाइन है एक्सटेंड की जा सकती है, फोर्स भी एक्सटेंड की जा सकती है, अगर ये एक दूसरे को कट करेंगे तो टॉर्क नहीं लगेगी। आगे ना बात समझ में, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट काम होती है मतलब समझने के लिए कि कब टॉर्क नहीं लगती। टॉर्क की एक और कंडीशन है, टॉर्क की कंडीशन नंबर 2, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है सीधा, फोर्स भी मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, नहीं घूमेगा, ये नहीं घूमेगा। यानी इवन अगर फोर्स पैरेलल हो, पैरेलल के केस में कट नहीं करती हैं, लेकिन पैरेलल भी नो टॉर्क की कंडीशन है। फोर्स को एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, कट भी नहीं करना चाहिए, पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि पैरेलल कट वाली कंडीशन में नहीं आता, बट पैरेलल होगा तो भी टॉर्क नहीं होगी। फोर्स नो टॉर्क कंडीशन है, फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस, फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस, तो ये भी हमारी कंडीशन जीरो टॉर्क की होती है ना। तो बचा क्या, टॉर्क होती कब है, हम कहेंगे टॉर्क तब होती है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स में हो। जिस प्लेन में रोटेट एक्सिस है ना, भाई इस टाइम एक्सिस किस प्लेन में है, हम कहेंगे ये वाला प्लेन ऑफ पेपर, ये है एक्सिस, तो ये चीज़ आ गई, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए फोर्स, तब घूमेगा ये, है ना। अगर उसके प्लेन में हुई तो या तो पैरेलल होगी या तो कट करेगी, तो प्लेन में लगने वाली फोर्स टॉर्क नहीं क्रिएट करती, परपेंडिकुलर प्लेन में लगने वाली फोर्स ही टॉर्क को जनरेट करती है। तो नो टॉर्क तक कंडीशन समझ में आ गई, सोच लो, सोच लिया ओ बेटे, क्या बात है, ठीक है, चलिए आगे। चलो लास्ट एक बात और बताता हूँ बस आज के लिए। तो अब मैं नो टॉर्क वाली कंडीशन से हट रहा हूँ थोड़ा सा। इस टाइम एक्सिस मेरा ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन और फोर्स ऐसे लग रही है, तो एक्सिस तो भाई ऐसे चला जाएगा आगे, फोर्स ऐसे जाएगी, क्या कट करेंगी कभी ज़िंदगी में? ये नहीं कट करेंगी, ये स्टैंड टॉक वाली केस है ना, वो तो नो टॉक वाली बात बता रहा था मैं एक। तो टॉक लग रही है इस टाइम। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को हम आर कह देते हैं, है ना। और पिछली बार हमने सीखा था परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, जो हमारी समझ में ज़्यादा नहीं आया था, है ना। तो मैं तुम्हें ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर बिना ड्रॉ किए काम कैसे चलेगा हमारा। लेकिन कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, टॉक इतना सिंपल टॉपिक नहीं होता, ठीक है ना। फोर्स ऐसे लग रही है, आर ये है, आर वेक्टर को ऐसे भी दिखाएंगे। आर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस से फोर्स की तरफ होती है, फोर्स से एक्सिस की तरफ कभी नहीं होती, एक्सिस से फोर्स की तरफ आर वेक्टर, ठीक है ना। तो आर वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच में एंगल है ये, है ना। पिछली बार तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, मैं कह रहा हूँ परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करते। तो इस डायग्राम को देख के तुम्हारा मन क्या करता है? तुम्हारा मन क्या करता है इस डायग्राम को देख के, जहाँ पे एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, इनके बीच में एंगल है, क्या मन करता है इसको देख के करने का? क्या करता है? क्या करता है? इस फिगर को देख के क्या मन करता है? मेरा मन करता है इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो, सबसे आसान काम होता है एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा करना। तो ये मन नहीं करता तुम्हारा, वेक्टर ऐसे है तो रिजॉल्व कर ले कंपोनेंट। ये तो करते आ रहे हो बचपन से मतलब 11th के बचपन से, उससे पहले तो कभी नहीं किया था, है ना। तो कंपोनेंट रिजॉल्व करना किसी को मुश्किल लगता है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मुश्किल लगता है, कंपोनेंट रिजॉल्व करना मुश्किल नहीं लगता है, मैं मान लूँ। अब इसको ये भी मुश्किल लगता हो, उसके लिए मुश्किल अलग बात है, ठीक है ना। तो एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ये आ जाएगा, एफ कॉस अल्फा, और इसका दूसरा कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा। ये तो किसी को मुश्किल नहीं लगता होगा करना, है ना। तो अब मेरे पास फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए। क्या तुम्हें ये बात पता है कि एक बार किसी वेक्टर के कंपोनेंट कर लेते हो तो फिर ओरिजिनल को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ कंपोनेंट देखे जाएंगे, अब सिर्फ कंपोनेंट देखे जाएंगे। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है एफ कॉस अल्फा। बताओ एफ कॉस अल्फा की वजह से टॉक कितनी होगी? बिकॉज एफ कॉस अल्फा टॉक कितनी होगी? जस्ट फॉर नॉलेज, इसको हम बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। आर के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है ना, उसको रेडियल कंपोनेंट भी बोल देते हैं। जो रेडियस के अलॉन्ग है, आर के अलॉन्ग। ये तो नॉलेज वाली बात है, नहीं भी यूज़ करोगे नाम तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, तुम्हें यूज़ करना आना चाहिए। तो इस रेडियल कंपोनेंट एफ कॉस अल्फा की वजह से टॉक कितनी होगी? ओकाशा, बड़ी मुश्किल से नाम याद आया मुझे इसका। अरे भाई जीरो बोल रहा है, जीरो बोल रहा है ये तो भाई, तेरे दोस्त ने जीरो बोल लिया, तो क्या बोलता है? वैभव, देविका, इधर नहीं देखना, इसको देखो, डायग्राम को देखो और फिर बताओ इस रेडियल कंपोनेंट यानी एफ कॉस अल्फा की वजह से टॉक कितनी होनी चाहिए? ओकाशा ने जीरो बोला अभी तक, और किसी ने कुछ नहीं बोला है। वैल्यू 60, एंगल बता रहे 60, एंगल तो मैंने मेंशन ही नहीं कर रखा, अल्फा है, अपनी तरफ से 60 कैसे हो जाएगा? सेम मतलब एफ के बराबर, किसके सेम? हाँ जी, क्या बोल रहा है? एफ कॉस थीटा की वजह से टॉक कितनी होगी? अरे बेवकूफ़ों, जीरो होगी, ठीक कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और सिर्फ उसी ने जीरो बोला है। तुम्हें अभी अभी थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन भी दिखाया था मैंने, इसकी टिप तक निकाल दी थी बाहर इलस्ट्रेशन के चक्कर में। तुम्हें ये नहीं लग रहा ये एक्सिस है, फोर्स ऐसे लगा रहे हो, टॉक होगी? फोर्स ऐसे लगा रहे हो, क्या ये फोर्स बढ़ाने पे एक्सिस को कट करेगी? और एक्सिस को कट करेगी तो टॉक होगी क्यों? तो रेडियल कंपोनेंट की वजह से टॉर्क होती है जीरो, क्योंकि ये बढ़ाने पे हमेशा एक्सिस को कट करेगा। पता लग रहा है? एक्सिस को कट कर रहा है, पता लग रहा है ये बात? इस फोर्स को पीछे बढ़ाएंगे, एक्सिस को कट करेगी, जीरो टॉर्क। अब देख ले सकते को, इसका मतलब पता क्या है? बेवकूफ़ समझते हैं सब, तेरी बात को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने रिएक्शन ऐसा दिया था इसको, मैंने जानबूझ के ऐसा रिएक्शन दिया, लेकिन किसी ने उसके बाद सपोर्ट नहीं किया इसकी बात को। बट वेरी गुड,
बहुत अच्छा आंसर था इसका, ठीक है ना। तो रेडियल 0, ठीक है। जो दूसरा कंपोनेंट होता है जो इसके परपेंडिकुलर होता है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ये नाम है, नाम नहीं भी बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहते हैं, है ना। तो इसकी वजह से टॉर्क कितनी होगी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट की वजह से, तो हम कहेंगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब की यार ये डिस्टेंस खुद ही परपेंडिकुलर है, मुझे ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं। क्या ये कंपोनेंट इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इंटू एफ साइन अल्फा, ये टॉर्क हो जाएगी। और अगर तुम देखो तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, तब भी तो ये आई थी आर एफ साइन अल्फा। तो ये उसका ऑल्टरनेटिव है कि तुम कंपोनेंट रिजॉल्व करो, जो रेडियल कंपोनेंट होता है इसकी वजह से कभी टॉर्क नहीं होती, याद तो रख लोगे जिसके नहीं समझ में आ रहा। रेडियल कंपोनेंट यानी जो आर के अलोंग कंपोनेंट होता है उसकी वजह से कभी टॉर्क नहीं होती। ट्रांसवर्स कंपोनेंट की वजह से सिंपली आर इंटू कंपोनेंट, ये टॉर्क आ जाएगी। तो एक्चुअली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बजाय परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसमें, है ना, क्योंकि कंपोनेंट रिजॉल्व करना ऐसा मुश्किल नहीं लगता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना कंपैरेटिवली फिर भी एक थोड़ा चैलेंजिंग काम हो सकता है, कई बार नहीं समझ में आता कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। हालांकि आना वो भी चाहिए, क्वेश्चन में वो भी काम आता है, बट फिर भी पता लगा कुछ आइडिया। तो टॉक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है इस सेंस में देखा जाए तो। कोशिश करेंगे इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है ना, और बाकी उसके बाद वाले काम आसान है। यानी यही एक टॉपिक है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है ना।